गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग कहानी पढ़ते हैं श्रीलंका की। पिछले क्लास में हम लोगों ने कहानी पढ़ा था बेल्जियम का, कि बेल्जियम में क्या हुआ था, बेल्जियम का एकोमोडेशन कैसे हुआ। आज कहानी पढ़नी है श्रीलंका की, कि श्रीलंका में क्या हुआ था। श्रीलंका में पावर शेयरिंग कैसे नहीं था, इक्वल बेसिस पर पावर का बंटवारा नहीं था। फिर यहाँ कैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसकी कहानी को हम लोग जान लेते हैं। आपके सामने एक रफ मैप मैंने बना दिया है श्रीलंका का। श्रीलंका की कहानी थी कि यहाँ भी जो इतनी कम पोजीशन रहते थे, जो लोग यहाँ श्रीलंका में रहते थे, उसमें लोग थे सबसे पहले जो मेजोरिटी कम्युनिटी में सबसे अधिक संख्या में जो रहने वाले लोग थे वो थे सिंहला कम्युनिटी। यहाँ पे सिन्हाला कम्युनिटी जो थी इसकी संख्या सबसे अधिक थी, 74%। सबसे पहले एक बार पॉपुलेशन जान ले हम कि कितनी जनसंख्या थी श्रीलंका की। अप्रोक्स 2 करोड़ 2 करोड़ लोगों की यहाँ संख्या थी। और मतलब हमारे यहाँ का जो हरियाणा है उसके बराबर पॉपुलेशन थी हमारे श्रीलंका की। अब बात आती है कि सबसे मेजोरिटी में सबसे अधिक संख्या में यहाँ कौन से लोग थे, तो वो थी सिन्हाला कम्युनिटी जिसकी संख्या थी 74%। सेकेंड नंबर पर यहाँ पे आता है आपको तमिल कम्युनिटी का, तमिल का नाम आता है जिसकी संख्या थी 18%। लेकिन इस तमिलियन में तमिल कम्युनिटी जो थे इसमें 2 पार्ट था, 2 लोग रहते थे, एक इंडिया के और एक थे श्रीलंका के नेटिव। यानी यहां पर हो गया हमारा इंडियन तमिल, इनकी संख्या थी 5%। ये कम थे, मैं अभी बताऊंगा कि ये कैसे थे और कहां से गए हुए थे, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। और दूसरा था श्रीलंकन तमिल, श्रीलंकन तमिल, इनकी संख्या थी 13%। हम लोग को जानना है कि ये इंडियन तमिल जो 5% यहाँ थे ये कौन थे। तो जब उपनिवेशी सरकार यहाँ थी, यानी कि जब श्रीलंका के अंदर कॉलोनलिज्म था, उपनिवेशवाद था, यानी कि ब्रिटिश के ये भी गुलाम रहे थे। क्लियर। तो ब्रिटिश के गुलामी में यहाँ से भारत से, चूंकि भारत के दक्षिण में है, तो भारत से लोगों को यहाँ ले जाया गया था। उस समय वहां पर बगीचों में काम करने के लिए, 4th ग्रेड का वर्कर का काम करने के लिए ब्रिटिश जो थी वो भारत के तमिलनाडु के अधिकांश रीजन से, तमिलनाडु के रीजन से लोगों को लेके गई थी श्रीलंका। वो लोग श्रीलंका में जो ये 5% इंडियन तमिल रह रहे थे वो भारतीय समुदाय के लोग के ही वंशज थे, उन्हीं के बाल बच्चे थे जो यहाँ पर रह रहे थे श्रीलंका के अंदर। अब ये 5% जो थे इनको बहुत राइट तो वहां था भी नहीं, वैसे भी ये 4th ग्रेड का काम करने के लिए गए हुए थे। अब बात आती है यहां पर एक तीसरे कम्युनिटी की, 74% सिन्हाला, 18% तमिलियन। उसके बाद में एक क्रिश्चियन कम्युनिटी यहां रहता था। क्रिश्चियन कम्युनिटी की संख्या थी 7%। आप लोग को दिख रहा है यहां क्रिश्चियन कम्युनिटी की संख्या थी 7%। लेकिन इस क्रिश्चियन कम्युनिटी में 7% जो क्रिश्चियन थे इसमें हिंदू भी थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर इसमें तमिल बोलने वाले भी थे जो तमिल भाषा बोलते थे। तो कुछ लोग इसमें तमिल बोलते थे और कुछ लोग इसमें सिन्हाला भाषा को बोलते थे। क्रिश्चियन के अंदर 1% यहां पर चौथी एक कम्युनिटी थी मिसलेनियस। मिसलेनियस में हो गया बहुत सारे लोग इसमें रहते थे। मिसलेनियस कम्युनिटी के अंदर जो 1% था, इसकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी, मात्र 1% लोग थे जो मिसलेनियस थे। हम लोगों ने पढ़ा कि सिन्हाला कम्युनिटी 74%, तमिल 18%, क्रिश्चियन 7% और मिसलेनियस 1%। ये हो गया हमारा 100% पॉपुलेशन हो गई श्रीलंका की। अब बात आती है कि श्रीलंका में जो विवाद हुआ, जो डिस्प्यूट अराइज हुआ, उस डिस्प्यूट का कारण क्या था, कैसे डिस्प्यूट अराइज हुआ, आइए हम लोग एक एक करके इसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर किस रीजन में कौन से लोग रहते थे, कब आजाद हुआ। तो 1948 में हमारे यहाँ, बिल्कुल सिंपल है इसको याद रखना, 1947 में इंडिया आजाद हुआ और 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ।
श्रीलंका जब आजाद हुआ 1948 में, 1948 में, तो वहां आजाद होने के बाद ये अपने देश को डेमोक्रेसी के लिए चुना कि हमारे देश में डेमोक्रेटिक कंट्री हम बनाएंगे, इसको लोकतांत्रिक देश रखेंगे। लेकिन एक समस्या थी कि इसने जो डेमोक्रेसी चुना वो भारत की तरह नहीं हुआ। यहाँ की डेमोक्रेसी का फॉर्म उसने थोड़ा भारत से अलग रखा, चूंकि पावर सभी कम्युनिटी को एक बराबर इसने इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दिया। 1956 में ये क्या करता है, 1956 में 1956 में ये अपना संविधान संशोधित करता है, कुछ परिवर्तन लाता है और एक नया संविधान बनाता है। जैसे इसका नया संविधान बनता है, श्रीलंका का नया संविधान बना, इसने क्या किया कि मेजॉरिटी के बेस पर, इसने अपने मेजॉरिटी के बेस पर उस नियम को यहां लागू किया। मतलब जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी उसका ही बोलबाला रहा, उसका दबदबा रहा। माइनॉरिटी कम्युनिटी, चूंकि हम लोग यहां देख सकते हैं कि तमिल स्पीकर जो है ये माइनॉरिटी है, मात्र 18% है। तो इस तमिल कम्युनिटी के राइट को इसने कहीं भी ध्यान में नहीं रखा, उसको पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए, अनदेखा करते हुए उसने 1956 में श्रीलंका के संविधान को संशोधित किया, श्रीलंका के संविधान को बनाया। और उस संविधान को बनाने के बाद इसने मेजोरिटेरियनिज्म यहां पर थोपा, एक तरह से लाद दिया। मतलब अधिक संख्या में सिन्हला कम्युनिटी थे, उसने अपना दबदबा कायम करने के लिए ही ऐसा रूल बनाया। इसमें इसने क्या किया कि जितने भी, चूंकि उसके पहले भी कुछ रीजन थे, मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन, इस रीजन में तमिल कम्युनिटी बहुतायत संख्या में थे, तमिल लोग अधिक संख्या में थे। ये जो बाकी पार्ट आपको दिख रहा है, आपके बुक में ये मैप दिखेगा जिसमें येलो कलर से बनाया हुआ है, उसमें इसने क्या किया, उसमें सिन्हला लोग अधिक रहते थे। लेकिन उसके अलावा इंडियन तमिल कहीं कहीं पर कंसंट्रेट थे, इंडियन तमिल भी थे, उनको बहुत मतलब भी नहीं था, क्योंकि उनके फादर फॉर फादर वहां गए हुए थे, बस उन्हीं के ये वंशज के लोग थे जो वहां पर काम कर रहे थे, जो वहां लोग रह रहे थे। तो इन लोगों के राइट को तो कंप्लीट दे ही नहीं रखा था। लेकिन बाकी जो 13% तमिलियन यहां पर ज्यादा कंसंट्रेट थे, इस तमिल लोगों को श्रीलंकाई सरकार जो थी, सिंगला सरकार जो थी, वो समझती थी कि ये कम्युनिटी भी भारत से कंसर्निंग है, कहीं ना कहीं इनके वंशज, इनके पूर्वज, इनके बाप दादा परदादा, ये लोग भी भारत से आए हैं। यही समझकर उसने इन लोगों को नजरअंदाज किया। जो 13% श्रीलंकन तमिल है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये यहां पर श्रीलंका के नहीं थे, श्रीलंका में नहीं रहते। ये कह रहे थे कि हम श्रीलंका के नेटिव हैं, हम यहाँ के लोग हैं। और श्रीलंकाई सरकार कह रही थी कि नहीं, ये लोग भी इंडिया से कंसर्न रखते हैं, इसलिए हम किसी भी तरह का अधिकार इनको नहीं देंगे। इसने बहुत सारी चीजों में कटौती कर ली। सबसे पहली चीज थी कि 1956 में जब संविधान को संशोधित किया तो पहला अमेंडमेंट इसने किया कि सिंगला भाषा जो थी, सिन्हाला भाषा जो थी, इस सिन्हाला लैंग्वेज को इसने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। ऑफिशियल लैंग्वेज बना देने का मतलब है कि ये यहाँ की राष्ट्रभाषा हो गई। मतलब अब हर चीजें, न्यूज़पेपर, आपको मीडिया, इंटरटेनमेंट के जो भी चीज होंगे, वो सारी चीजें, गवर्नमेंट के मेमोरेंडम, गवर्नमेंट के ऑर्डर, ये सारी की सारी चीजें, टोटल चीजें सिन्हाला भाषा में वहां फ्लैश होगी, सिन्हाला भाषा में प्रकाशित होगी। ये एक बड़ी समस्या थी कि तमिलियन जो 13%, 5% तो इंडिया के गए थे, वो तो मान ही रहे थे, 5% को तो समस्या थी। लेकिन जो 13% वहां के नेटिव कहने वाले लोग थे कि हम यहाँ के नेटिव हैं, हम यहाँ के निवासी हैं, इनके लिए एक बड़ी भारी समस्या रही है कि इनके बाल बच्चे किस भाषा में पढ़ाई करेंगे, ये स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, इनके लिए एंटरटेनमेंट का साधन क्या होगा, इनके लिए मीडिया की व्यवस्था क्या होगी, इनके लिए अखबार की व्यवस्था क्या होगी। ये इन सारी चीजों की समस्या इन लोगों के सामने आने लगी जो 13% श्रीलंकन तमिल थे। दूसरा चीज इसने किया कि यहां पर जितने भी गवर्नमेंट पोस्ट थे, जितने भी गवर्नमेंट पोस्ट थे,
उन सभी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए रिजर्व कर दिया। किसके लिए? सिन्हला कम्युनिटी के लिए, कि सिन्हला कम्युनिटी ही उस गवर्नमेंट पोस्ट पर काम कर पाएगी। जैसे यूनिवर्सिटी के जो लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे, कॉलेज के प्रोफेसर थे, टीचर थे, इन सभी को, सिविल सर्विसेज थे, इन सभी जगह के पोस्ट को रिजर्व इसने कर दिया सिन्हला कम्युनिटी के लिए। सिन्हला कम्युनिटी के लिए कब किया था? 1956 में, 1956 में, कि इस पद पर जितने लोग भी जाएंगे वो सभी कौन से लोग होंगे? ये सिन्हला कम्युनिटी होंगे। आप देख रहे हैं कि अधिक संख्या में सिन्हला की संख्या 74% थी। तो सिन्हला कम्युनिटी जो अधिक संख्या में थी उसने मेजोरिटोरियनिज्म को थोपा, बहुलतावाद को वहां पर हावी कर दिया। ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर में इसने क्या किया कि जितनी भी चीजें वहां पर थी, जैसे धर्म की अब बात आती है धर्म की, तो धर्म के ऊपर भी इसने संशोधन किया। मैं आप लोगों को बता दूं कि धर्म के लिए, रिलीजन के लिए जो इसने संशोधन किया था वो सबसे बड़ा संशोधन उसमें किया था 1972 में, 1972 में। क्योंकि ये सिन्हला कम्युनिटी के जो लोग थे ये मेजोरिटी में, अधिकांश संख्या में बौद्ध को मानते थे, ये बौद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। इस बौद्ध धर्म को इसने क्या किया कि यहाँ पर ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया कि राष्ट्र धर्म जो होगा और उसी को प्रोटेक्शन अधिक मिलेगा। सबसे बड़ी बात थी प्रोटेक्शन की, तो प्रोटेक्शन के नाम पर उसने बौद्ध धर्म को सबसे अधिक प्रोटेक्शन दिया। बौद्धिस्ट लोग जो थे उनको प्रोटेक्शन देने के लिए बोल दिया, और बोल दिया कि ये यहाँ का अब ऑफिशियल रिलीजन रहेगा, सार्वजनिक धर्म रहेगा। ये जितनी भी चीजें की गई, इन सभी चीजों में तमिलियन को नजरअंदाज किया गया। इन सभी चीजों में ये देखा गया और तमिलियन ये मानने भी लगे कि कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से हमारे अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, हमारे अधिकार को अनदेखा किया जा रहा है। अब इसी बात को लेकर तमिलियन कम्युनिटी जो थे वो डिमांड करने के लिए इनके पास गए कि भैया आप अधिक संख्या में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रहिए, हम भी यहाँ के नेटिव है, हमको भी यहाँ रहने का अधिकार है, मुझे भी कुछ अधिकार दिया जाए। इस बात को लेकर इन लोगों ने डिमांड, चूंकि जितना बार जब इन लोगों ने अमेंडमेंट किया, जब संशोधन किया, कुछ ऐसे बदलाव लाए जिसमें तमिलियन को कम अधिकार मिला था, हर बार तमिलियन कम्युनिटी उनसे रिक्वेस्ट करती गई, डिमांड करती गई, जिसका परिणाम निकला सबसे बड़ा 1983 में, 1983 में उसका परिणाम क्या निकला कि तमिल लोग अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने लगे, एसोसिएट होने लगे, इकट्ठा होने लगे कि हमारे साथ तो हमारे अधिकार को पूर्ण रूप से इसमें उल्लंघन किया जा रहा है, हमको तो कोई अधिकार ही नहीं दी जा रही है। तो 1983 में यहां एक पार्टी का गठन इन्होंने किया जिसका नाम रखा इन लोगों ने LTTE, जिसको बोलते हैं लिट्टे, LTTE। और इसका मुखिया जो था वो था वी प्रभाकरन, वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन का जन्म 1953 में, 1953 में श्रीलंका में हुआ था। इसने 1983 में लिट्टे एक संगठन बनाया और लिट्टे संगठन बनाकर ये डिमांड करना एक एक शुरू किया सिंगला सरकार से कि जो आपने ये लॉ बनाए हैं, जो अमेंड किए हैं, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, आप रखिए। मेरी आपत्ति कहां है कि तमिल कम्युनिटी को पूर्ण रूप से अनदेखा किया गया है, तमिल कम्युनिटी का कहीं कोई ध्यान नहीं रखा गया, इसमें तमिल कम्युनिटी का भी ध्यान होना चाहिए। और इसके लिए पहला डिमांड उसने किया कि आप सिन्हला भाषा को जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है आप इसको रखिए, आप यहां पर सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का अधिकार दे दीजिए तमिल कम्युनिटी को, कि सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी क्या हो जाएगी? तमिल हो जाएगी। आपकी भी भाषा रहेगी, हमारी भी भाषा रहेगी, आप अपनी भाषा में भी गवर्नमेंट का मेमोरेंडम फ्लैश कीजिए, हमारी भाषा में भी कीजिए, आपके भाषा में भी आपके बच्चे पढ़ेंगे, हमारे भाषा में भी हमारे बच्चे पढ़ेंगे। इसमें समस्या इतनी नहीं थी, इसने जो संशोधन किया था कई एक चीजों पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। जैसे जितने तमिल स्पीकर के बच्चे जो भारत जा रहे थे, भारत पलायन कर रहे थे, भारत आ रहे थे वहां से पढ़ने के लिए,
उस पर इसने रोक लगा रखा था कि यहाँ के बच्चे, तमिल के बच्चे भारत नहीं जाएंगे। भारत से जितनी चीजें, इंटरटेनमेंट के साधन, मूवी वगैरह अगर यहाँ से जाती थी, मतलब हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी, ये जाती थी वहां पर, हमारे यहाँ से न्यूज़पेपर, अखबार, जो भी चीज जाते थे, ये चीजें जाती थी, खबरें जाती थी, उन सभी चीजों पर इस सिनाला सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था कि श्रीलंका में भारत से कोई भी ऐसी चीज नहीं आएगी। चूंकि भारत में तमिलनाडु इसके पास भी है और तमिल स्पीकर भी थे, तो तमिलनाडु को विशेष सिंपैथी थी श्रीलंका में रह रहे तमिलियन से। उसको लग रहा था कि श्रीलंका में जो तमिलियन रह रहे हैं वो वहां ज्यादा शोषित हो रहे हैं, इसलिए वो मदद करना चाहती थी, उनका हेल्प करना चाहती थी। यहां पर इन सभी चीजों में रोक लगा रखा था, जिसके चलते तमिलियन और विद्रोही होते जा रहे थे और रिवोल्ट करते जा रहे थे और बड़ा आंदोलन करने की सोच रहे थे। 1983 में जब एलटीटीई लिट्टे का फॉर्मेशन हुआ, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म। यहां पर तब इन लोगों ने डिमांड करना शुरू किया कि भैया सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज आप तमिल को बना दीजिए कि मुझे भी कुछ अधिकार मिले। आप गवर्नमेंट पोस्ट को रखे हुए हैं, सारा का सारा आप अपने लिए रिजर्व कर लिए, ऐसा नहीं कीजिए। आप इसमें बहुत नहीं दे पाइएगा, मुझे बहुत ज्यादा नहीं दीजिएगा, तो मात्र आप 18% मुझे दे दीजिए, आप 18% मुझे दे दीजिए, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। आप 18% दे दीजिए, हमारी कुल आबादी 18% है, हम 18% में ही रह जाएंगे, हमको रिजर्व कर दीजिए, उतना ही रिजर्वेशन दीजिए। सिंगला सरकार ने वो भी देने से मना कर दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने से मना कर दिया। उसके बाद जो गवर्नमेंट पोस्ट थे उसमें भी रिजर्वेशन देने से मना कर दिया। अब बात थी कि जब आप बौद्ध को ही प्रोटेक्ट कीजिएगा, सिर्फ एक ही धर्म को अधिकार दीजिएगा, तो ऐसा नहीं कीजिए, सभी धर्मों की आजादी कर दीजिए। चूंकि यहाँ कुछ हिंदू भी थे, कुछ मुस्लिम भी थे, तो उन लोगों को क्रिश्चियन भी थे, उन सभी लोगों को धर्म की आजादी मिल जाती। एज ए आप ये कह सकते हैं कि यहाँ सेकुलरिज्म के लिए डिमांड उठ रही थी कि सेकुलर कंट्री बनाइए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाइए, ताकि सभी धर्मों को एक बराबर आजादी मिल जाए। उसके लिए भी उसने मना कर दिया। अब यहाँ पर सिंगला सरकार जो थी, ये ज्यादातर लोगों को नॉर्थ ईस्ट में जो तमिल का निवास क्षेत्र माना जाता था, मतलब उनका वो एरिया माना जाता था कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट में सबसे ज्यादा तमिल है। ये सिन्हाला सरकार जो थी, सिंगला कम्युनिटी को नॉर्थ ईस्ट में कंसंट्रेट करना शुरू की, भेजना शुरू की कि आप लोग इधर जाइए, इधर कुछ जाके बसिए। इस पर तमिल स्पीकर विद्रोह कर बैठे, विद्रोही हो गए कि आप जहां थे वहीं रहिए, हमारे रीजन में क्यों जाते हैं। अब आप ऐसा कीजिए, जब ये कोई अधिकार हमको नहीं दीजिएगा, तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जहां पर तमिल स्पीकर अधिक है, आप ऐसा कीजिए कि इस पार्ट को काट दीजिए और इसको तमिल इल्म बना दीजिए। तमिल इल्म बना दीजिए। तमिल इल्म का मतलब है, इल्म का मतलब होता है स्टेट, नेशन, राज्य। यहां पर हुआ कि आप इसको नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जिधर तमिलियन कंसंट्रेट है, आप इसको काट के और इसको इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दीजिए। हम जहां पर हैं वहीं जी लेंगे, वहीं खा लेंगे, वहीं रह लेंगे, मुझे नहीं चाहिए आपकी पूरी आजादी, मुझे नहीं चाहिए आपसे अधिकार, आप ये मुझे दे दीजिए। अल्टीमेटली सिंगला कम्युनिटी जो थी ये भी देने में असफल रही, उसने सीधे सीधे मना कर दिया कि मैं तुमको ये अधिकार भी नहीं दूंगा। अब बात आती है एलटीटीई की, लिट्टे की। अब लिट्टे ने कहा कि ये घी सीधी उंगली से निकलेगा, अब इसके लिए विद्रोह करना पड़ेगा। अल्टीमेटली 1983 में 1983 में जो वहां सिविल वॉर शुरू हुआ, सिविल वॉर का मतलब होता है गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब है, सिविल वॉर का मतलब है कि ये युद्ध कहीं दूसरे देश से नहीं होता, किसी दूसरे देश से नहीं लड़ा जाता, बल्कि ये युद्ध अपने ही देश के अंदर दो या दो से अधिक कम्युनिटी के बीच में होता है, उसको बोलते हैं सिविल वॉर। यहां पर सिविल वॉर की स्थिति हो गई। उस सिविल वॉर में 1983 में जो फर्स्ट सिविल वॉर यहां पर हुआ था, उसमें 13 सिंगला कम्युनिटी के सैनिक मारे गए थे। 13 सैनिक इसके मारे गए थे, जिसके बाद इस कम्युनिटी ने सैकड़ों तमिलियन को मारा था।
और ये आंदोलन लगातार चलते रहा। प्रभाकरण जो थे वो लगातार इसका विद्रोह करते रहे, लेकिन कहीं कोई सफलता नहीं मिली थी। अल्टीमेटली इसका परिणाम यही हुआ, चूंकि लिट्टी जो बना था उसमें कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भारत का योगदान हो सकता है, कहीं ना कहीं ये भारत का योगदान था। उस समय हमारे यहाँ जब ये गठन हुआ था, हमारे भारत में कांग्रेस की सरकार थी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। यहां पर कांग्रेस की सरकार थी और कहीं ना कहीं ये बैकडोर से किसी तरह से मदद किया गया था एक अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन इसका परिणाम एक बड़ा विपरीत निकला था। चूंकि सिंगला सरकार जो थी ये बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी तमिल कम्युनिटी के विद्रोह के कारण, और भारत में 1987 में यहां से एक शांति वाहिनी सेना, एक पीस फोर्स गई थी, शांति वाहिनी सेना भेजी गई थी श्रीलंका में इस आंदोलन को सफल कराने के लिए, इस आंदोलन को शांत कराने के लिए, ताकि दोनों कम्युनिटी के बीच में जो डिस्प्यूट है वो खत्म हो जाए, एक शांति समझौता हो जाए, वार्ता हो जाए। लेकिन ये असफल रही। 1988 में ये लौट के आ गई थी, ये वहां से वापस आ गई थी, बहुत अधिक सफलता इसको नहीं मिली थी। और इसी प्रभाकरण ने 1991 में 1991 में राजीव गांधी की हत्या हमारे यहाँ हुई थी एक मानव बम बनाकर, उसमें मुख्य अभियुक्त के रूप में नाम आया था प्रभाकरण का। और प्रभाकरण को 2009 में उसके बेटे सहित ही मार दिया गया था श्रीलंका में। 2000 उससे पहले 2008 में 32 राष्ट्रों ने, 32 नेशंस ने मिलके इस लिट्टे को आतंकवादी संगठन के रूप में, इसको एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बल्कि एक आतंकवादी संगठन के रूप में डिक्लेयर किया था और इसको अवैध घोषित कर दिया गया था। 2009 में पूर्ण रूप से लिट्टे वहां समाप्त हो गया, खत्म हो गया। एक तरह से उसको कहा जाए तो ये सारा ऑर्गेनाइजेशन जो था ये खत्म हो गया। इन लोगों ने अल्टीमेटली जो तमिलियन थे वो डिमांड करते रहे और उनके डिमांड को यहाँ कहीं कोई जगह नहीं दिया गया था। ये यहाँ पर डिस्प्यूट का, विवाद का मेन कारण था। अब हम लोग आते हैं एक बार स्टार्टिंग से इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन इसमें निकल रहा है कि श्रीलंका का इथनिक कंपोजिशन क्या है? व्हाट आर द इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका? व्हाई डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन सिंगला एंड तमिल कम्युनिटीज? ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म? बहुलतावाद क्या हो सकता है? हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास देखेंगे, उसको करेंगे, तो इसमें एक एक क्वेश्चन करके मैं उसका सारा आंसर आप लोग को बता दूंगा। सारे आंसर का पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक बार। उसके बाद में व्हाट इज सिविल वॉर? ये भी एक प्रश्न निकलता है कि सिविल वॉर क्या है, सिविल वॉर यहाँ कब शुरू हुआ था, उसने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था? तो एलटीटी 1983 में वहां फॉर्म हुई थी। उसके बाद में यहाँ डिस्प्यूट कंटिन्यू रहा, यानी पावर शेयरिंग यहाँ पर नहीं हुई। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि बेल्जियम में जो प्रॉब्लम शुरू हुआ था, बेल्जियम के अंदर जो डिस्प्यूट अराइज हुआ, उस बेल्जियम वाले केस में हमने देखा कि 4 बार उसका संविधान संशोधित किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था 1978 डिकेड से 1993 के बीच में, और उसके बीच में पावर को शेयर कर दिया गया था डच और फ्रेंच कम्युनिटी के बीच में। जर्मन स्पीकर को भी लोकल गवर्नमेंट में, यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर उसको जगह मिल गई थी, जिसमें वहां का डिस्प्यूट सेटल हो गया। लेकिन यहां पर श्रीलंका के केस में यहां का डिस्प्यूट सेटल नहीं हो पाया था। इसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। आगे का जो टॉपिक है हमारा, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो उसके लिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक बार देख लेंगे उसको। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए। जहां प्रॉब्लम हो आप एक बार मुझसे पूछ भी सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7992459736। आप 8 PM to 10 PM में कॉल कर सकते हैं और प्रॉब्लम इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।